वेव्स का चैप्टर है। वेव्स में दो तरह की वेव्स होती हैं, सबसे पहली चीज। अब पहले मैं आपको बता दूं वेव्स क्या होता है। वेव्स इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव्स इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। अब ये क्या चीज होती है, इसका अगर एग्जांपल ले लो कि कभी अगर मान लो कोई नदी है, कोई तालाब है, उसमें तुमने एक पत्थर डाला। जब पत्थर डालते हो तो देखते हो बाहर की तरफ पानी के रिपल्स आते रहते हैं, जो कि अंदर से बाहर की तरफ ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो इसमें डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है, एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल करती है। ठीक है, तो वेव्स, इन्हीं को हम वेव्स कहते हैं। अब दूसरी चीज, ये वेव्स दो तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव और मैकेनिकल वेव्स। वो ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। वेव्स, जैसे मान लो अगर ये वेव चल रही है तो ये इसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स हैं जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो वेव आगे चल रही है। अगर वेव्स के जो पार्टिकल हैं और वेव इस तरफ आगे बढ़ रही है, इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं और जिस तरफ वेव जा रही है, उनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है, मतलब मीडियम के पार्टिकल वेव्स अगर इधर जा रही है उससे 90 डिग्री पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, तो वह वेव ट्रांसवर्स वेव होती है। when the particles of the medium vibrate at इसको आप ऐसे कर सकते हो, if there is a 90 degree of angle between the direction of propagation and the medium particles, then that wave constitute the transverse wave। ठीक, और ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो वहां पर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। यहां पर एक एग्जांपल बता दें, लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है और जो साउंड है, आवाज जो हम सुनते हैं, वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दूसरी चीज, ट्रांसवर्स वेव में जो जिस तरीके से वेव आगे ट्रैवल करती है उसमें वो जो बनाती है, जिस पॉइंट पे ज्यादा इंटेंसिटी होती है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं और जिस पॉइंट पे कम इंटेंसिटी होती है उसको ट्रफ कहते हैं। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है तो जिस पॉइंट पे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, ज्यादा पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं, उसे हम कंप्रेशन कहते हैं, और जहां पे पार्टिकल्स कम होते हैं उसे हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। मेन डिफरेंस क्या है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में। ट्रांसवर्स वेव में the medium particles, the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of the propagation. In case of longitudinal waves, the particles of the medium vibrate in the same direction of the propagation of the wave. उसी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। ये एक मेन अंतर है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए बेटा, एक ये वेव है, ये ट्रैवल कर रही है और इसको हमने ग्राफ से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, वेव ने यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, यहां से गई, ऐसे गई, यहां गई, यहां तक ये वेव, ये वन वेव है, एक टाइम पीरियड है। अभी टाइम पीरियड वगैरह मैं बताऊंगी। तो वेव में इस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है, मान लो +1 है, तो यहां पर भी +1 है, यहां पर भी +1 है, और यहां पर ये जो पॉइंट है ये मान लो -1 है, तो ये वेव्स का लोएस्ट पॉइंट है। तो जो वेव्स के हाईएस्ट पॉइंट होते हैं इनको हम क्रेस्ट कहते हैं। वेव्स के जो लोएस्ट पॉइंट होते हैं इनको हम ट्रफ कहते हैं। ये जो मैंने आपको बनाया है वेव का ग्राफ, ये हमारा ट्रांसवर्स वेव के लिए है। ये किसके लिए है? ट्रांसवर्स वेव के लिए। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनेगा? उसमें मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है। तो मान लीजिए यहां पे पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज हैं और यहां पे पार्टिकल्स दूर हैं।
फिर यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही पास पास है। तो ये जहां पे पार्टिकल्स बहुत ही पास पास है इसको कहते हैं कंप्रेशन, इसको कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई स्प्रिंग है, अगर ऐसे कसके दबा दो तो उसकी स्प्रिंग की तार बहुत पास पास आ जाते हैं, तो वो तुम्हारा कंप्रेशन हो गया। यहाँ पे घनत्व बढ़ गया, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स इंक्रीजेस, और यहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो ये रेयर फ्रैक्शन है। तो साउंड में जो कि हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस पाए जाते हैं। दैट मीन्स व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? द वेव्स इन विच particles of the medium vibrate in the same direction as in the direction of the wave propagation। जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उनका वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। किसका वाइब्रेशन? मीडियम के पार्टिकल्स का। मीडियम के पार्टिकल्स ही एनर्जी को यहां से वहां लेकर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव एक साउंड वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और दूसरी चीज इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं। इसके अलावा इस वेव और एसएचएम में कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। अब वो मैं एक के बाद एक आपको बताने जा रही हूँ। आपको जो भी डेफिनेशन है वो मैं डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, आपकी डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की बुक है, आपके पास तरह तरह के नोट्स हैं, आप डेफिनेशन अपनी बुक से ही लर्न करिएगा। जिसके पास जो हो वो उसको याद करें। मान लीजिए हमारे पास एक ये स्ट्रिंग से बॉब लटका हुआ है, ठीक है, ये धागा है, धागे से मैंने एक बॉब लटकाया हुआ है। उसके बाद मैंने उसको छोड़ा तो वो एक बार इस पोजीशन पर आया और एक बार इस पोजीशन पर आया। ये पोजीशन इसकी मेन पोजीशन कहलाती है और ये पोजीशन इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। अभी हम और ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, बस इतना ही बता रहे हैं। तो यहां से अगर ये बॉब चला सबसे पहले, तो वहां से ये यहां गया, फिर ये वापस आया और फिर ये यहां पहुंचा। ये इतना पूरा, तब ये इसका वन ऑसिलेशन होता है। ओके, दिस इज नोन एज वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन, या इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। When a bob moves from mean position to extreme position and again from extreme to extreme and then again to mean position, this is known as one oscillation. Clear? अब इसी चीज को, इस ऑसिलेशन को हम ग्राफ पे आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम दूसरी टर्म्स को बताएंगे। ये देखिए, यहां पे ये शुरू किया मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पे गया, ये देखो ये एक्सट्रीम पर आ गया। तो यहां से यहां तक मान लो बेटा t/2 का टाइम लगा, तो ये तुम्हारा t/2 हो गया, t/4। फिर ये यहां से यहां तक आया, फिर ये वापस देखो नीचे 0 पर आ गया। तो यहां से यहां तक आधा समय हुआ कि नहीं? ये t0 हो गया, ये t½ हो गया, ये पूरा t हो गया, ये t1/4 हो जाएगा, ये t3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी फिर यहां पर ये आएगा तो ये t/½ हुआ, फिर यहां पर ये 3t/4 हो गया, ये तुम्हारा t हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ग्राफ में हम ड्रॉ करते हैं। दूसरी चीज, तो ये पूरा एक वन ऑसिलेशन होता है। अब हमारे कुछ टर्म्स आते हैं, व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर मेरा ये ग्राफ है इस तरीके से, तो मैंने बताया आपको ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव जरूर लिखना, लगातार, नहीं तो एक छोड़ के एक नहीं, एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। और अगर ऐसे नीचे से देखोगी तो ट्रफ और ट्रफ दो मिलेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ,
दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये डिस्टेंस है यानी दूरी है, तो दैट वाई इट्स यूनिट इज मीटर। सारी बातें क्लियर हो गई वेवलेंथ की? हाँ। अब इसमें एक टर्म आता है एम्पलीट्यूड, हिंदी में इसको शायद आयाम कहते हैं। तो अगर हम अपना ये फिगर बनाएं ऐसे करके, ये बॉब यहां पर आया, ये इधर आया, तो ये इसका मेन पोजीशन है। तो यहां से यहां तक जो गया, तो ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? मैक्सिमम हाइट। फिर ये वापस आ गया, उसके ऊपर तो गया नहीं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉब फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और ग्राफ में क्या है? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये चीज, ये एम्पलीट्यूड है। आ गया समझ में? एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब दो वर्ड और आते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। इसको बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको बहुत ध्यान से समझना, मैं इसीलिए पूरा रब करके समझा रही हूं। एक चीज होती है टाइम पीरियड और एक होता है फ्रीक्वेंसी। देखो, पहली चीजें याद कर लो, फिर मैं समझाती हूँ। टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में इसको एन से भी डिनोट किया जाता है। टाइम पीरियड यानी टाइम है यह, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज क्यों रखा गया है? क्योंकि हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, तो उन्हें पे करने के लिए रेस्पेक्ट हर्ट्ज रखी गई है। इसकी यूनिट HZ, H कैपिटल होता है। ये दो बातें हो गई, लेकिन अब क्या इनमें कोई रिलेशन है और ये क्या है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। सुनो, मान लो मैं यहां ब्लैक बोर्ड पर ही कुछ बनाती हूं, एक ये दीवार है, एक ये दीवार है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नहीं, दीवार से नहीं बताऊंगी, हमने आपको ये एक एग्जाम्पल दिया था कि आपका बॉब ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो बॉब यहां से यहां गया, फिर यहां आया और फिर ये आया। इतना मैंने बोला एक ऑसिलेशन है ना। टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना समय लगे, 5 मिनट भी लग सकता है, ठीक है, या मान लो 0.005 सेकेंड भी लग सकता है, बहुत कम समय भी लग सकता है। दैट मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन में जितना समय लगे उसे टाइम पीरियड कहते हैं। और अगर मान लो वो अपनी घड़ी चालू कर ले और उसमें हम टाइम सेट कर दे कि 1 मिनट में कितनी बार चक्कर लगा लिया, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डन इन 1 सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी है। इसका एग्जाम्पल समझ लो, कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लीजिए हमें एग्जाम में पेपर मिला है, एक क्वेश्चन करने में हमको कितना समय लग रहा है, वो मेरा टाइम पीरियड। और मान लो हमको केवल 1 घंटे का समय दिया गया, सब बच्चों को दिया गया, तो 1 घंटे में उन्होंने कितने क्वेश्चन कर डाले, तो 1 घंटा यहां नहीं रखेंगे, 1 सेकेंड रखेंगे, तो 1 सेकेंड में कितने क्वेश्चन हो गए। कोई बच्चा 1 करेगा, कोई बच्चा 10 भी कर सकता है, खट 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 टिक मार दिया 1 सेकेंड के अंदर, 60 भी कर सकता है, 60 सेकेंड्स होते हैं, वो 60 क्वेश्चन भी कर सकता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्लियर? एकदम समझ में आ गया। एक कंप्लीट करने में जो समय लगता है वो है टाइम पीरियड। अब नाउ, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी? Yes, there is a relationship between time period and frequency, and I am going to tell you this is the inverse relationship.
ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहीं पर अगर मैं एक न्यूमेरिकल बताऊं आपको, ठीक है, अपनी मर्जी से बता रही हूं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ टाइम पीरियड ऑफ अ वॉच इज 50 seconds, find its frequency। कुछ नहीं, n is equal to 1 by t, that is 1 by 50, which is equal to 0.02 hertz। क्लियर है ना? जब फ्रीक्वेंसी लिखना तो यहाँ यूनिट हर्ट्ज लिखना, टाइम पीरियड निकलेगा तो यूनिट सेकेंड। तो इतना ही इस वीडियो में। यहां पर एक और चीज आती है, वो मैं अच्छा बता देती हूं। देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ वेलोसिटी इन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। वेलोसिटी इज इक्वल टू n लैम्डा। ये v क्या है? वेलोसिटी। n क्या है? फ्रीक्वेंसी। एंड लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, जैसे अगर तुम्हें किसी वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दी है, आपसे पूछा जाए कि वो जो वेव जा रही है उसकी क्या वेलोसिटी है, या वेलोसिटी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो आपको वेवलेंथ निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और इससे ज्यादा स्टार्टिंग में कुछ नहीं है। फर्स्ट वीडियो है, एलिमेंट्री बेसिक है ये।